नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। चर्चा करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों पर, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दिन की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। 4 बड़ी खबरों में पहली खबर हिसार से है, जहां बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। तीसरी खबर भिवानी से है, जहां वित्त मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने का दावा किया है। और वहीं चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस हादसे के बाद से अब पूरे हरियाणा में आरटीओ विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर बीजेपी की विजय संकल्प रैली। चुनाव के मद्देनजर एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है, लगातार जो है रैलियां कर रही है, सभाएं कर रही है और इसी कड़ी में विजय संकल्प रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। और दूसरी खबर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है, अनुराग अग्रवाल को अपना ज्ञापन सौंपा है। वहीं तीसरी खबर जेपी दलाल जो हैं कृषि मंत्री, वो भिवानी पहुंचे हैं, उससे संबंधित है। और चौथी खबर जो है महेंद्रगढ़ बस हादसे से संबंधित है। बीते दिन जो हादसा हुआ था उसमें 6 बच्चों की जान गई थी। अब उसको लेकर के आरटीओ विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हिसार में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में चौटाला को वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने करप्शन को खत्म किया। अब भी शिकायतें तो मिलती हैं, परंतु करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए अब लोग बिना करप्शन के सरकार में अपने काम करवा रहे हैं। प्रदेश में क्राइम कम करने के लिए सख्त नियम बनाए गए, पुलिस को ट्रेनिंग और छूट भी दी गई। अपने ऐतिहासिक झांसी की नगरी, इसका इतिहास मित्रों किसी छुपा नहीं है। क्रांतिकारियों का इतिहास झांसी से जुड़ा है। आज की सब बहुत कम समय आपको मिला इस कार्य को करने के लिए, इस सम्मेलन को बुलाने के लिए। इस कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, हमें निश्चित रूप से अपने यहाँ के विधायक श्री विनोद खैरा जी का भी धन्यवाद करता हूँ और जिला हमारी जिला अध्यक्षा आशा केंद्र का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर रात को ही बात हुई, जैसा बताया कि मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन थोड़ा देरी से कार्यक्रम हो पाएगा। जैसा आप 9 बजे आइए, 9:30 आइए, 10 आइए, आ जाइए, बस इतना जरूर करिए कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देरी कर से ना आए फिर हमारे कार्यक्रम निराश हो। मैंने वादा किया था, मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा। अभी 8 बजे के आसपास वहां से चलना हुआ, 9 बजे मैं आपके पास आ गया। और आप लोगों का जो ये एक विश्वास और समर्थन देख करके मन गदगद हो रहा है। पुरानी हांसी, क्योंकि मैं हांसी पहली बार नहीं आया, बहुत पुराना मेरा जुड़ाव है हांसी से, 1990 से जुड़ाव है। 1990 में मेरा आना जाना यहाँ होता था। हमारे हरी सिंह रोचा बर्तनों की दुकान, स्वर्गीय सरस्वती जैन, उनके बेटे सचिन जैन अभी लिखे थे मुझे, ये इधर पीछे करता, जगदीश भाटिया, बस अड्डे के सामने शिव शंकर जी आए नहीं होंगे, खोखली थी, तो ऐसे ही सब पुराने लोग व्यास जी चावला बैठे थे, ये बैठे थे। तो हिसार से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई और इस रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही इस दौरान जन सैलाब भी उमड़ा हुआ दिखा।
तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर शामिल हैं। बीजेपी की जन संकल्प रैली है और इसमें भीड़, आप विजय संकल्प रैली भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में या फिर कहे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इस दौरान अपने सरकार के कामों को गिनाते हुए जो है पूर्व मुख्यमंत्री नजर आए। हरियाणा आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में एक लीगल टीम बनाकर चुनाव से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। इसके बावजूद भी जिले में निर्वाचन अधिकारी अड़चने पैदा कर रहे हैं। ज्ञापन में चुनाव संबंधित कई मसले उठाए गए। आम आदमी पार्टी को जिला निर्वाचन अधिकारियों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से मुलाकात की गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों के व्यवहार पर निर्देश देने की अपील भी की गई। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से चुनाव के दौरान दोहरा व्यवहार नहीं होने की मांग की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल की भी शिकायत की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अब सरकार का हिस्सा नहीं है, वे सिर्फ करनाल में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ स्कूल हादसे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजा और घायलों के इलाज की घोषणा की है, जो कि सही नहीं है। इसको लेकर भी हमने चुनाव आयोग के सामने मसला उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री पर हमने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की भी मांग की है। दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर आज हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि हम लोग अपनी लीगल टीम सेटअप करके हर एक परमिशन के लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनको चुनाव आयोग की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि किसी भी तरीके के परमिशंस में हमको परेशान नहीं करें। जब हम लीगल तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल कर रहे हैं, जैसे मान साहब के रोड शो से ठीक पहले हुआ कि वहां पहुंच के टीम्स पोस्टर्स वगैरह हटाने लगी। और ओपी शर्मा संवाददाता हमारे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे क्या शिकायत है आम आदमी पार्टी को जिसको लेकर के ये ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री का खासतौर पर जिक्र किया गया है। देखिए ज्योति, अगर हम हरियाणा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज हरियाणा आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल के जो कार्यालय पहुंचा था, वहां पर उन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेकर और कुछ समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन दिया, जिसमें कहीं ना कहीं जो जिला स्तर पर जो रिटर्निंग अधिकारी है उनके जो है वो असहयोग की बातें सामने आ रही है। एक निष्पक्ष चुनाव का जो मौका नहीं मिलने का आरोप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर लगाया गया। इसमें सबसे पहला वाकया ये था कि करीबन एक हफ्ते पहले कैथल में जो माफ करना जो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो सुशील गुप्ता को उतारा है, उनको लेकर वो कैथल के अंदर एक जो है रैली करना चाह रहे थे। जिस रैली को लेकर उन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आवेदन किया था, लेकिन वहां पर कुछ जो अभी तक पता लग रहा है कि वहां पर कुछ जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे, उन्होंने आपसी रंजिश में एक दूसरे को फंसाने के चलते उसके अंदर कुछ गालियां और कुछ अभद्र कमेंट टाइप का करके और जो अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद जब ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो आयोग ने जो है वो जो उसकी मामले की जांच करवाई और 5 जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। साथ ही जो सहायक जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको भी जो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव आचार संहिता में साफ लिखा है कि किसी भी कट्टे कर्मचारी को चुनाव से जुड़े कामों में जो नहीं लगाया जाएगा। एक तो इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है कि जितने भी कट्टे कर्मचारी पूरे स्टेट में काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा करवाई जाए और इस तरह की जो दिक्कतें उनकी पार्टी को हो रही है ना हो। दूसरा ये था कि पिछले रविवार को जो पंजाब के मुख्यमंत्री
भगवंत मान है, उनका एक रोड शो क्षेत्र में होना था और आम आदमी पार्टी का दावा है कि रोड शो को लेकर तमाम तरह की औपचारिकताएं जो वो पूरी कर ली गई थी। लेकिन जैसे ही रोड शो शुरू हुआ तो जो प्रशासन के या फिर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के जो कार्यालय से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप प्रचार सामग्री जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में नहीं लगा सकते, वो उन सभी प्रचार सामग्रियों को हटा दिया गया। जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने सभी तरह की परमिशन ली। तो इस तरीके से जो दिक्कतें उनके सामने आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया। और तीसरा सबसे बड़ा आरोप जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वो कल जो कैथल के महेंद्रगढ़ की कनीना में जो एक दुखद बस हादसा हुआ जिसमें 7 बच्चों की मौत बताई जाती है, उसके दौरान उन्होंने घोषणा की थी बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया, परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा और उनका इलाज भी फ्री किया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अब एक सिर्फ लोकसभा एक पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी, ना वो विधायक है, ना वो कोई मंत्री हैं, तो ऐसे में वो इस तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकते। तो इसको लेकर भी चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई। बहरहाल अब चुनाव आयोग ने उनकी सभी बातें सुन ली हैं और उस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, उनकी शिकायतें कितनी वाजिब है क्या नहीं है, इसके ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। जी जो बिल्कुल ओपी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो भी सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है, इसको लेकर के नियम क्या कहता है? चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात हो, उनके घोषणा करने की बात हो इस हादसे पर, चाहे फिर भगवंत मान की ही बात क्यों ना हो, तो इनको लेकर के नियम क्या कहते हैं? देखिए, अगर नियम की बात जहां तक बात है तो अब जो हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कोई एक लिखित डॉक्यूमेंट चाहिए। वो चुनाव आयोग ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो एक बनाया और इसमें चीजें जो कम और ज्यादा और उसका दायरा छोटा या बड़ा करने का कहीं पर भी उनको अंतिम फैसला लेना होता तो चुनाव आयोग लेता। अब आदर्श आचार संहिता को लेकर किसी भी तरह से आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि आदर्श आचार संहिता हमारी देश की संसद में पारित कोई रूल या कोई एक्ट नहीं है जिसके तहत कोर्ट में इसका कोई फैसला होता है। तो ये एक परंपराओं के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाए गए, कौन कम कितना ज्यादा बोलता है इसको लेकर इस तरह की एक जो है वो मतलब एक नूरा कुश्ती है चुनाव के दौरान अक्सर एक दूसरे के ऊपर आदर्श आचार संहिता को लेकर के उल्लंघन को लेकर जो विपक्षी दल है कहीं ना कहीं खबरों में बने रहने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए करते रहते हैं। अगर मैं पंजाब का वाक्य उठाऊं तो 2 या 3 दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह थे वो जब जेल से रिहा होकर आए तो उसके बाद वो परसों जो है वो चंडीगढ़ में भी पहुंचे थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय में उन्होंने जो है वो एक बैठक की है। और हरियाणा में जो पंजाब में बीजेपी, अकाली दल या बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी ने इस बैठक के ऊपर ऐतराज जताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो ऐसे में जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कार्यालय है वो एक सरकारी भवन है और उसके अंदर सिर्फ सरकार से संबंधित फैसले ले जा सकते हैं, लेकिन एक चुनावी चर्चा करने के लिए किस तरीके से जो है वो अंदर आए और उनसे चुनावी चर्चा की। तो कहीं ना कहीं एक मतलब एक नूरा कुश्ती है। आरोप अगर हम हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इनके आरोप लगा रही है। मुख्य दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के आरोप आगे वाले टाइम में लगाएगी। हालांकि उनके प्रत्याशी जो है अभी तक मैदान में उतरे, लेकिन अगर पंजाब में दूसरी तरफ देखें, हरियाणा में शायद जो भारतीय जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर देगी, लेकिन पंजाब में वही भारतीय जनता पार्टी है जो आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के जो आरोप लगा रही है। एक तरह की नोरा कुश्ती इस तरह का चलता रहता है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा ये चुनाव आयोग जो निर्धारित करेगा वो ही अंतिम होगा। उसके बाद अगर कोई कोर्ट में जाना चाहता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। जी जो बिल्कुल ओपी, अंततः बात तो चुनाव आयोग पर ही आएगी कि उनको किस तरीके से नियमों को ध्यान में रखते इस पे एक्शन लेना है या नहीं। लेकिन क्योंकि चुनाव का जिक्र आपने किया तो उसी को लेकर के मेरा सवाल भी है। थोड़े हद तक आपने जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा सा डीपली समझना चाहेंगे चुनाव के लिहाज से ये स्टैंड कितना काम करेगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में सीधी सी बात है सुर्खियों में बना रहना कोई भी पार्टी चाहती है। तो चुनावी स्टैंड के तौर पर अगर इसको देखें तो कितना कारगर साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए ज्योति, कहीं ना कहीं मैं शायद जो एक तरह से जो मतलब आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन मैं मानता हूँ वो शायद नहीं जनता के इसमें कभी मुद्दा बन पाएगा। अगर मैं शायद 2005 की एक
बात करूं तो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तब वो मुख्यमंत्री थे और रोहतक लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिली थी, तब उनके ऊपर भी 2 से 3 आरोप जो लगे थे, लेकिन उसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा भारी मतों से जीत कर आए थे। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक नैतिकता का पाठ पढ़ाना और एक दूसरे के उंगली उठाने का जो माफ कीजिए, जो ये एक तरीका होता है, यही होता है। बाकी जनता को मुझे लगता कि इन मुद्दों से कोई फर्क पड़ता है। जनता देखते रहती है, तो मैनिफेस्टो देखती है, अपने प्रत्याशी को देखती है, या उसके मन में जो होता है उसके आधार पर जो कहीं ना कहीं फैसला करती है। लेकिन अब ऐसे में अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मसला उनको टच करता है, तो शायद इसके कारण मान सकते हैं कि, लेकिन कितने परसेंट में ये माना जाएगा? करीबन 2 करोड़ हरियाणा के अंदर वोट है, उसमें से कितने के अंदर ये मतलब जो है वो मतलब बिल्कुल ओपी, अंततः बात की जाए तो जो फैसला है वो जनता के हाथ में ही होता है, चाहे राजनीतिक पार्टियां कितने भी हथकंडे कर ले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल जो है वो भिवानी पहुंचे। इस दौरान वित्त मंत्री ने हरियाणा में बीजेपी की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा किया है। इसी के साथ ही उन्होंने जेजेपी पर भी निशाना साधा। इस दौरान जेपी दलाल ने महेंद्रगढ़ में हुए बस हादसे पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर के सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाकर काम करती है, जिससे लोग बीजेपी सरकार को अपनी सरकार समझते हैं। कल की घटना बहुत ही दुखदाई, हृदय विदारक है और मैं जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और इस तरह की घटना से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, और जो कानून सम्मत मदद हो सकती है पीड़ित परिवारों की, वो करने का ऐलान भी किया है। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस हादसे के बाद से अब पूरे हरियाणा में आरटीओ विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में आरटीए की टीम स्कूल की बसों को चेक कर रही है। कमी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूली वाहन दौड़ रहे हैं। स्कूल बस दुर्घटना के बाद से ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है। वहीं फतेहाबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बस चेकिंग अभियान चलाया और 5 बसों के चालान भी काटे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक प्राइवेट स्कूल की बस बिना परमिट और बिना नंबर के दौड़ रही थी, जिसको लेकर के सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोककर उसका चालान भी काटा। महेंद्रगढ़ में बस पलटने की घटना के बाद से सिरसा का आरटीए विभाग जाग गया है और आरटीए विभाग सिरसा के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की अगुवाई में कालावली में निजी स्कूल की बस की चेकिंग हुई, जिसमें एक स्कूल की 8 बसों के चालान भी काटे गए। वहीं चेकिंग कर रहे आरटीए विभाग के अधिकारी से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल ने विशेष चेकिंग अभियान को लेकर के बातचीत की। और मोनू पांचाल संवाददाता हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे ही जानना चाहेंगे, अब जाग गया है आरटीओ विभाग, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई की गई है? चालानी कार्रवाई की भी बात सुनने में आ रही है, पूरी जानकारी दीजिए। ज्योति, देखिए, जिस तरीके से महेंद्रगढ़ में जो कल जो एक घटना घटी है, उस घटना ने जो है वो पूरे हरियाणा को जो है वो झंझोर के रख दिया। और उसके जिस तरीके से घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं अब आला अधिकारियों की आंखें खुल गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जो है आरटीओ विभाग की बात की जाए तो आरटीओ विभाग जो है वो उनकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि वो रोड पर नजर आ रहे हैं, तमाम बसों को चेक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि छोटे कर्मचारी से लेकर के और फरीदाबाद के डीसी तक जो है वो तमाम जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी है, उनकी सबकी आंख खुल चुकी है, क्योंकि लगातार डीसी जो है वो लगातार मीटिंग यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो आरटीओ विभाग की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक विभाग की बात हो, चाहे वो तमाम शिक्षा अधिकारियों की बात हो, तो तमाम तरीके से यहाँ पर बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पर एक टीम जो है वो गठित की गई है। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम
इलाकों में जाकर के तमाम आला अधिकारी और तमाम जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं बस की निगरानी को देखते हुए वो चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। स्कूलों को चेक यहाँ पर किया जाएगा, कौन कौन से स्कूलों पर मान्यता प्राप्त है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, कौन कौन सी बसें हैं जो अनऑथराइज चल रही है उनको चेक किया जाएगा। तो तमाम लेकर के जो की बात की जाए तो तमाम आला अधिकारी अब जो है फिलहाल जो है आज के दिन रोड पर दिखाई दिए और कहीं ना कहीं स्कूलों में दिखाई दिए। आज की बात की जाए तो आज ग्रामीण क्षेत्र में जो है तमाम स्कूलों की बसों को जो यहाँ पर चेक किया और चेक के दौरान मैं आपको बता दूं ज्योति 5 बसों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है आयकर विभाग ने पकड़ा और उसके साथ तमाम जब छुट्टी हुई तो एक बस को जब पकड़ा तो तमाम बात की जाए तो फरीदाबाद में जो 6 बसों को पकड़ा, लेकिन 6 बसों में से ज्योति एक बस ऐसी मिली जो पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट थी, यानी कि दिल्ली नंबर था और दिल्ली से जो है वो ब्लैक लिस्ट थी और कहीं ना कहीं फरीदाबाद में वो धरने से स्कूलों में चल रही थी और तमाम बच्चों को लेकर के स्कूलों में पहुंचाती थी। लेकिन इसमें बड़ा हादसा होता तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता? आईटी विभाग होता या स्कूल होता? ये आने वाला समय जरूर बताता। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ज्योति, जिस तरीके से ब्लैक लिस्ट जो बस है उसको भी धड़ल्ले से स्कूल वाले चला रहे थे और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी भी है, क्योंकि ज्योति देखा जाए तो कल के दिन ईद थी और कहीं ना कहीं सभी त्योहार बना रहे थे और सरकारी छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो अपनी मनमानी यहाँ पर करते हुए दिखाई देते ज्योति। और कहीं ना कहीं मनमानी के चलते कल के दिन स्कूल खोला और कहीं ना कहीं सरकार को ठेका दिखाने का काम यहाँ पर जो वो प्राइवेट स्कूलों ने करा। और उसके साथ साथ मैं बता दूं ज्योति, जिस तरीके से फरीदाबाद के डीसी को जो संज्ञान में कल के समय में जो स्कूल खुले थे उनको जो है लगातार नोटिस भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं डीसी जो फरीदाबाद के डीसी है विक्रम सिंह यादव, उन्होंने एक नंबर भी जारी करा है और उस नंबर को जो है वो फ्लैश कर दिया गया है। तमाम जनता के बीच में वो नंबर पहुंचाने की बात यहाँ पर की गई है और तमाम जिस तरीके से देखा चाहे वो बस को लेकर के कंप्लेन हो, चाहे वो स्कूल को कंप्लेन हो, तमाम जितनी भी कंप्लेन जो हो सकती है वो उस नंबर पर अपनी शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, फोन करके जो है वो मैसेज छोड़ सकते हैं। तो तमाम तरीके से इस तरीके का नंबर यहाँ पर फ्लैश किया, लेकिन इस हादसे से पहले अभी तक किसी भी आला अधिकारी ने इस तरीके का नंबर फ्लैश नहीं करा। लेकिन जब महेंद्रगढ़ में इस तरीके की बड़ी घटना घट गई है तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों को नंबर देने की भी सूरत पड़ गई है और रोड पर भी नजर आ रहे हैं। जी ज्योति, बिल्कुल बोलू। और लापरवाही की अगर बात की जाए तो इसमें परिवहन विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इतने बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाना। अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद जब जांच हो रही तो पता चल रहा है कि कहां कहां गैप है, कहां कहां लापरवाही बरती गई। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस तरीके से लगातार अब जो है जिस तरीके से आला अधिकारी रोड पर दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखी जाती है ज्योति, जिस तरीके से जो इको वैन होती है वो इको वैन अगर बात की जाए तो सामान्य तौर पर उसमें 7 से 8 सवारियां आ सकती है, लेकिन एक इको वैन के अंदर करीब 17 से 18 बच्चों को भर करके स्कूल छोड़ा जाता है। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल के प्रशासन से बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल जो आला अधिकारी है प्राइवेट स्कूल के, वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वो स्कूल की गाड़ी नहीं है, सब वो जो परिजनों की गाड़ी है, जो बच्चों के परिजन है उन्होंने अपनी तरफ से गाड़ी लगाई गई है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारा सिस्टम जो थी वो गोलमोल नजर आता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले वो अपनी जिम्मेवारी लेते हुए नजर नहीं आते। कहीं ना कहीं रोड पर जिस तरीके से गाड़ियां चलती है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक वाले जो है उनका चालान करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन जब कल इतना बड़ा हादसा जो थी जब हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की आंख खुली है और तमाम स्कूलों में जाकर के चेक करने का यहाँ पर बिल्कुल। और इसी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा कल हुआ और 6 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवाई। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।